Hello friend, welcome back to our channel Know Your Country. In last video, we see how we can take citizenship of India. In this video, we see how we can lose the citizenship of India. So a lot to know, lot to discuss. So stay tuned. So the first topic is loss of citizenship कि हम कैसे अपनी सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं। तो अकॉर्ड 1955 एक्ट सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग तीन तरीके हैं जिससे हम अपनी सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं। पहला नंशिएशन, दूसरा टर्मिनेशन, तीसरा है डिप्रीवेशन। तो आइए इसके विषय में जानते हैं बारी बारी से। पहला है नंशिएशन। नंशिएशन में क्या होता है, अगर कोई इंडियन सिटीजन अपनी फुल एज में जो कि 18 साल से ऊपर है और कैपेसिटी में एक डिक्लेरेशन दे कि मैं इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ रहा हूं, तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन, उस डिक्लेरेशन के रजिस्ट्रेशन के बाद वो पर्सन इंडियन सिटीजन बनने से सीज हो जाता है। मतलब उसी समय उसकी इंडियन सिटीजनशिप होती है वो समाप्त हो जाती है। पर अगर ये सिटीजनशिप जो उसने डिक्लेरेशन दी है सिटीजनशिप को के रिगार्डिंग, अगर ये किसी वार में दी जाए, जबकि कि जब इंडिया किसी के साथ वार में एंगेज हो, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या उसको विदहेल्ड कर सकती है, उसको थोड़े टाइम के लिए रख सकती है। और दूसरा, जब कोई पर्सन अपनी जैसे इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करता है, तो उसके साथ साथ हर उसको माइनर चाइल्ड जो उस पर्सन का हो वो भी अपनी इंडियन सिटीजनशिप लॉस कर सकता है। पर जब वो चाइल्ड 18 साल का हो जाए तो वो अपनी सिटीजनशिप को दोबारा से रिज्यूम कर सकता है। तो दूसरा तरीका है बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, जब कोई इंडियन सिटीजन वॉलंटरी यानी कि पूरे होश हवास में पूरे उसमें कि किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है, तो उसके साथ साथ इंडियन सिटीजनशिप होती है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है, सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। पर यह प्रोविजन तब लागू नहीं होता जब इंडिया वार में अंगेज हो। बाय डिप्रीवेशन में क्या होता है कि बाय एकदम वंचन लगा लो, हानि लगा लो, इट इज कंपल्सरी टर्मिनेट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपल्सरी टर्मिनेट कर सकती है अगर वो किसी पर्सन है जो सिटीजन है, उसने जो सिटीजनशिप है वो बाय फ्रॉड ली हो। दूसरा, वो जो सिटीजन है इंडियन सिटीजन डिसलॉयल्टी शो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। तीसरा है, अगर वो अनलॉफुली ट्रेड करता है और कम्युनिकेट करता है किसी दुश्मन कंट्री के साथ युद्ध के समय। अगर इंडिया युद्ध में है किसी कंट्री के साथ, अगर कोई पर्सन उसके साथ कोई सीक्रेट शेयर करता है, कुछ भी शेयर करता है, ट्रेड करता है अनलॉफुली, तो उसकी जो सिटीजनशिप है टर्मिनेट की जा सकती है। और चौथा है कि अगर कोई पर्सन रजिस्टर होने के 5 साल बाद लगातार 2 साल तक किसी कंट्री में कैद रहे, इम्प्रिजन्ड रहे, कुछ भी क्राइम करके कैद रहे, तो उसकी सिटीजनशिप लूज हो सकती है। और थर्ड है अगर लास्ट है, फिफ्थ कह सकते हैं कि अगर कोई रेजिडेंट लगातार 7 साल से इंडिया से बाहर रहे तो उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट की जा सकती है। नाउ आइए जानते हैं सिटीजनशिप के बारे में, कुछ के विषय में कुछ एक्स्ट्रा। तो है कि सिंगल सिटीजनशिप की एक ही सिटीजनशिप। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अपना संविधान है वो फेडरल है, और दो तरह की गवर्नमेंट चलती है यहाँ पे, पहला स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों के बावजूद जो कि हमें सिटीजनशिप मिलती है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही मिलती है, एक ही सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। जबकि हमारे यहाँ कोई दूसरी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, जैसे हरियाणा की अलग से है, पंजाब की अलग से है, और अपने को इंडियन सिटीजनशिप अलग से मिलती है। जबकि क्या होता है कि दूसरी फेडरल स्टेट जैसे यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, उनमें क्या होता है कि डबल सिटीजनशिप मिलती है। यूएसए एग्जांपल लगा लो, इन यूएसए यूएसए में क्या होता है, अगर एक पर्सन जो यूएसए का नागरिक है उसके साथ साथ वो पर्टिकुलर स्टेट का भी नागरिक होता है जिससे वो बिलोंग करता है, और वो दो तरह के राइट एंजॉय करता है। एक तो जो कि उसे नेशनल गवर्नमेंट द्वारा मिलते हैं, दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो दो तरह के राइट एंजॉय करता है। तो जैसे कि वो दो डबल सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट के लिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो ये जो सिस्टम होता है ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की स्थिति पैदा कर देता है। कहीं क्या होता है कि स्टेट
क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अपने सिटीजन को, ज्यादा ज्यादा अपने सिटीजन को पहल देता है, दूसरे को कम रखता है अपने को। क्या होता है, लाइक राइट टू वोट वोट हो गया, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड सो ऑन, ये सब प्रोफेशन है जिसमें स्टेट में डिस्क्रिमिनेट। तो ये डिस्क्रिमिनेट की जो प्रॉब्लम है इंडिया ने अवॉइड की बाय अडॉप्टिंग सिंगल सिटीजनशिप लेकर इंडिया ने ये प्रॉब्लम अवॉइड कर दी। इंडिया में क्या होता है कि ऑल सिटीजन की कोई भी सिटीजन हो, ऑल की रिस्पेक्टिव कौन से स्टेट से हो, कहीं से भी हो, सेम राइट एंजॉय करता है, पॉलिटिकल और सिविल राइट जो कि एक दूसरा पर्सन एंजॉय करता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो, हरियाणा से हो, देश के किसी भी कोने से हो, वो सेम राइट एंजॉय करता है। और स्टेट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, कंट्री कोई भेदभाव नहीं करती कि ये इस कोने से है उस कोने से है, वो सेम राइट एंजॉय करता है। और जो ये कंडीशन है, ये कुछ उसमें कुछ इसमें अप्लाई नहीं होती, कुछ प्रोविजन में जैसे हम डिस्क्रिमिनेट के भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वे कौन कौन से हैं। पहला है कि अगर पार्लियामेंट के आर्टिकल 16 के अंडर क्या कर दे, जो कि प्रिस्क्राइब रेजिडेंट है स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के, कंडीशन ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट इन द स्टेट, की किसी एक स्टेट के, जैसे हमको इसको प्रोत्साहन दे कि हम अपने स्टेट को के नागरिक को प्रोत्साहन दे कि है, जैसे हरियाणा में है कोई भी, कि ये पर्सन यही बन सकता है, ये इसी पोस्ट को ले सकता है, कुछ ऐसा कर दे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भेदभाव वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जो ये स्थिति होती है, ये अकॉर्डिंग टू द एक पार्लियामेंट में एक्ट आया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड रिक्वायरमेंट एंड रेजिडेंस एक्ट 1957 के अंडर होती है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अथोराइज होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्वालिफिकेशन ओनली फॉर अपॉइंटमेंट टू नॉन गेजेट ऑफिस इन आंध्र प्रदेश। तो इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे कुछ स्पेशल प्रोविजन लाई थी, जिसमें नॉन गेजेटेड ऑफिस पोस्ट के लिए कुछ स्टेट में एक्स्ट्रा उन स्टेट के रेजिडेंट्स को ही प्रोत्साहन दिया था, जिसमें था जैसे हिमाचल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया। पर ये स्टेट जो एक्ट था ये 1974 में एंड हो गया था, और अब ये कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, सिर्फ दो स्टेट को छोड़कर, जिसमें है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और दूसरी कंडीशन है, जैसे अपना संविधान जो कि अंडर आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी सिटीजन के खिलाफ जैसे भेदभाव को प्रोहिबिट करता है, किस किस ग्राउंड पे, जिसमें रिलीजन है, रेस है, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ, बस इसमें एक कवर नहीं है, ग्राउंड ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। तो दिस मीन्स, इसका मतलब है कि स्टेट जो भी है वो प्रोवाइड कर सकता है स्पेशल बेनिफिट टू प्रेफरेंस टू इट्स रेजिडेंट्स, अपने प्रेफरेंस प्रोवाइड कर सकता है इसके रेजिडेंट्स को। तो ये जो मैटर है ये प्रीव्यू में नहीं आता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपना आर्टिकल 15 है उसमें ये बात इंक्लूड नहीं है, ग्राउंड ऑफ रिलीज ग्राउंड ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। तो इस कारण ये प्रीव्यू में नहीं आता। तीसरी कंडीशन है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस, कि जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया जो अंडर आर्टिकल 19 है, वैसे तो बहुत से हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो इसमें हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रिलीजन की, जैसे मूवमेंट के अधिकार की, कि किसी भी कोने में, जैसे अपने को अधिकार दिया जाता है कि वो देश के किसी कोने में रह सकता है, घूम सकता है, पर इस अधिकार को कुछ रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वो है कि जैसे शेड्यूल ट्राइब होती है, जो अपने अनुच्छेद शेड्यूल 6 में आती है, शेड्यूल ट्राइब एरिया में थोड़ी प्रोहिबिशन है, जो कहा जाता है कि इन अदर वर्ड, जो कि राइट ऑफ आउटसाइडर टू एंटर एंड रिसाइड सेटल इन ट्राइबल, जो कि आउटसाइडर के राइट हैं जो ट्राइबल एरिया से हैं, के बाहर से हैं, तो आने के, रहने के, सेटल होने के, वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो उसी के लिए अवेलेबल है जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है, उसमें शेड्यूल ट्राइब ही रह सकती हैं, उसके लिए प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि उनका कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, कस्टम एंड अदर मैनर को सेफगार्ड करने के लिए। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का संविधान है, वो लाइक कनाडा,
इंट्रोड्यूस द सिंगल सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप, उसने एक सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। यूनिफॉर्म राइट प्रोवाइड करता है एवरी सिटीजन को, कुछ केस में छोड़ के बाकी सबको यूनिफॉर्म राइट करता है। जो एक पर्सन इंजॉय करता है सेम राइट दूसरा पर्सन इंजॉय करता है। और ये सब करने से क्या होता है कि इंडियन फर्टर्निटी हो गया और यूनिटी होती है, वो स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि सब एक जैसा फील करते हैं। ये नहीं है कि कुछ को कम राइट दिए गए, कुछ को ज्यादा राइट दिए गए। उससे क्या होती है, भेदभाव वाली स्थिति उत्पन्न होती है, और उससे किसी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट होता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, हम जानेंगे ओवरसीज सिटीजन क्या होता है, कैसे सिटीजनशिप ली जाती है, कुछ प्रोविजन है इसके विषय में जानेंगे। तो इन सब को लेकर सितंबर 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर एक कमेटी सेटअप की गई, जो कि और इंडियन डायस्पोरा के लिए थी। और उसके जो चेयरमैन थे एल सिंघवी थे। उसको कमेटी को एक काम दिया गया कि आप इंडियन डायस्पोरा को स्टडी करो और उनसे के साथ हम किस तरह से रिलेशन सेटअप कर सकते हैं वो देखो। तो इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की वो जनवरी 2002 में की, और इसने रिकमेंड किया कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है जो 1955, उसको अमेंडमेंट किया जाए, उसको को चेंज किया जाए, उसमें थोड़ा संशोधन किया जाए। और क्या कहा गया कि प्रोवाइड की जाए कि ड्यूल सिटीजन, डबल सिटीजनशिप होती है, उसको प्रोवाइड किया जाए जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं। अब ये पर्सन पीआईओ क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो हो तो इंडियन ओरिजिन के, किसी दूसरी कंट्री में रहते हो और दूसरी कंट्री के पासपोर्ट को होल्ड करते हो, उसको पीआईओ कहा जाता है। तो उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार ही सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2003 पास किया गया, जिसमें कहा गया कि जो पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ले सकते हैं, पर ये स्पेशल 16 कंट्री के लिए थे, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐड नहीं थे। तो लेटर क्या किया गया, एक और अमेंडमेंट लाया गया कि 2005 में सिटीजन शिप में ही, तो उसमें क्या हुआ, ये स्कोप था जो कि पहले 16 कंट्री के पास था, अभी अब उसको बढ़ाकर, एरिया बढ़ाकर सभी कंट्री के पास कर दिया गया, कि सभी कंट्री को इंक्लूड कर दिया गया। पर दो कंट्री हमेशा जो अलग थी वो थी पाकिस्तान और बांग्लादेश। हाँ, पर एक बात रिमेम्बर रखना कि आप जैसे ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर थे वो ड्यूल सिटीजनशिप नहीं थे, क्योंकि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्यूल सिटीजनशिप को अवॉइड करता है, उसको रहने देता है, कि जो अपने को आर्टिकल 9 बताता है, इसलिए उनको सिंगल सिटीजनशिप ही माना गया, सिटीजन ही माना गया। तो एक बार फिर से सिटीजन एक्ट था जो उसको अमेंडमेंट, उसको बदलाव किया गया, उसमें संशोधन किए गए, और ये 2015 में किए गए। और ये किसके लिए किया गया, ओसीआई को लिए के लिए किया गया। और एक नई स्कीम जो लॉन्च की गई उसका था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, एक नई स्कीम लॉन्च की गई, जिसको क्या गया, जो पीआईओ था और सीआईओ जो भी था उसको मर्ज करके एक स्कीम लॉन्च की गई, जिसको नाम था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। तो इस स्कीम में क्या था, जो पीआईओ कार्ड होल्डर स्कीम थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी 19 अगस्त 2002 को, और जो ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम थी वो लॉन्च की गई थी 1 दिसंबर 2005 को। तो दोनों स्कीम पैरेलल होने के बावजूद क्या था कि जो ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम है उसको ज्यादा पसंद किया गया उसके पीआईओ कार्ड स्कीम के। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक सिंगल ही स्कीम बना दी जाए दोनों को मर्ज करके। तो उसके रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2015 में हुआ वो लाया गया, और एक नई स्कीम जो कि ऊपर ये है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर बनाई गई। तो हमने देख लिया कि ओसीआई स्कीम क्या होती है। अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, जिसको हम ओसीआई कार्ड होल्डर भी कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके लिए क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कार्ड क्राइटेरिया रखे हैं, तो वो जानेंगे। पहला है कि एक पर्सन ऑफ फुल एज, कि एक पर्सन जो कि फुल एज यानी कि 18 साल से ऊपर हो अनकैपेसिटी, और जो कि इंडियन सिटीजन हो किसी दूसरी कंट्री का, किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन हो, बट इंडिया का भी सिटीजन हो। किस समय, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। दूसरा है कि अगर कोई दूसरी कंट्री का सिटीजन हो पर वो एलिजिबल हो सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के,
किस टाइम में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कुछ शर्तें रखी गई थी जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि क्या क्या कंडीशन है जिससे एक पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप को ले सकता है। बाय बर्थ हो गया, बाय डिसेंट हो गया, बाय नेचुरलाइजेशन हो गया। कुछ प्रोसेस थे कि कैसे पर एक पर्सन जो कि इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है वो सिटीजनशिप ले सकता है। तो उस आधार पे, और इसमें थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर कोई सिटीजन दूसरी कंट्री के, कोई पर्सन दूसरी कंट्री का सिटीजन है पर वो उस टेरिटरी से बिलोंग करता है जो कि इंडिया का पार्ट बना हो। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आजाद हुआ था, तब वो टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनी हो और वो पर्सन जो उस टेरिटरी से बिलोंग कर सकता है तो वो इस स्कीम का पार्ट बन सकता है। और फोर्थ है कि अगर कोई जैसे चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच ए सिटीजन, जो ऊपर बताए गए हैं उस पर का बच्चा हो, पोता हो या परपोता हो, तो उस स्कीम का फायदा उठा सकता है। और उसके बाद दूसरी कंडीशन है एक पर्सन जो कि माइनर चाइल्ड हो ऑफ ए पर्सन, जो मेंशन किया गया है क्लोज ए में, जो क्लोज ए में बताया गया है उसका माइनर चाइल्ड हो, तो सेम वो भी ओसीआई की जो कार्ड होल्डर स्कीम है उसका फायदा उठा सकता है। और थर्ड सेम कंडीशन, एक पर्सन जो कि माइनर चाइल्ड हो और उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो या दोनों में से एक भी एक इंडियन सिटीजन हो, तो वो ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम का फायदा उठा सकता है। और जैसे अगर कोई इन वाइफ हो इंडियन सिटीजन की या उसके विपरीत कोई जैसे दूसरे देश के की जो कि बेटी इंडिया की हो, अगर दूसरे देश में शादी की हो, द फॉरेन जैसे स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, तो उसकी मैरिज रजिस्टर्ड हो सबमिट 2 साल के अंदर अंदर, तो वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। उसके साथ साथ कोई व्यक्ति अगर जिसके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हो, और उसके साथ साथ अगर कोई कंट्री जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो तो वो स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते। ओवर दूसरा होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डेट नोटिफाई कर दे, तो जो एग्जिस्टिंग पर्सन है किसी पर्सन को लेकर, तो उस डेट के बाद वो पर्सन इस जैसे ओवरसीज ये है इस कार्ड सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर उसका पार्ट नहीं रहता। अगर जैसे ऊपर पॉइंट एक में जो कुछ कंडीशन दी गई है, अगर कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट को बताए कि सर कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस थे और सेंट्रल गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाई हो जाए, तो आफ्टर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट की रिटर्न रिटर्न में लेकर कुछ अंडर सर्कमस्टांसिस के, तो उस पर्सन को इस स्कीम का फायदा दिया जा सकता है, उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर रिकॉर्ड किया जा सकता है। नाउ कन्फर्मेंट ऑफ राइट ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, उनकी उन पर्सन को कौन से राइट दिए जाते हैं कौन से नहीं, आइए उसके विषय में जानते हैं। पहला है कि जो ओसीआई कार्ड होल्डर होता है उसको वो राइट दिए जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो राइट उनको नोटिफाई करती है उन कि हाँ ये राइट है, ये इसको यूज कर सकते हैं, वो उसी राइट को यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि जो ओसीआई कार्ड होल्डर होते हैं उनको कुछ राइट हैं जो उसको दिए नहीं जाते। पहला है कि जैसे है कि राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उनको क्या समानता का अधिकार नहीं दिया जाता पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा है कि वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते प्रेसिडेंट के लिए, और सेम वाइस प्रेसिडेंट के लिए है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते। उसके साथ 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 कुछ और अधिकार है जो उनको डिनाई किए जाते हैं, वो है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में स्वीकार्य नहीं होते, एलिजिबल नहीं होते, और सेम हाई कोर्ट के केस में होता है, और उनको एज ए वोटर रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ जो अपने में पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, हाउस ऑफ पीपल जिसको लोकसभा कहा जाता है और हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट को जिसको राज्यसभा कहा जाता है, उसके मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल नहीं होते। सेम कंडीशन इन केस ऑफ स्टेट होती है, स्टेट के केस में भी सेम कंडीशन होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली और जिसको विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको विधान परिषद कहा जाता है, उसके मेंबर बनने के लिए वो की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकते, कि एलिजिबल नहीं होते उस स्टेट की जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, असेंबली होगी, इनके मेंबर बनने के लिए।
और उसके साथ साथ में यूनियन गवर्नमेंट से कुछ जुड़ी हुई जैसे अपॉइंटमेंट होती है, जॉब होती है, जैसे पब्लिक सर्विस, उसके लिए में एप्लीकेबल नहीं होते, और ना ही स्टेट के लिए। पर कुछ कंडीशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे तो उस कंडीशन में एप्लीकेबल हो सकते हैं आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड। नाउ थर्ड पार्ट इज एनुंशिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड, यानी कि कैसे एक पर्सन रिनाउंस कर सकता है ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम को। अगर कोई मतलब जो कि ओसीआई कार्ड होल्डर है और रिनाउंस कार्ड कर दे, जिसके वो जैसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर है, उसको डिक्लेयर कर दे और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर कर ले, तो उस दिन के बाद वो सीज हो जाता है ओसीआई कार्ड होल्डर से के लिए के योग्य नहीं रहता। और उसके साथ साथ अगर कोई पर्सन ऐसा करता है जो कि ओसीआई कार्ड होल्डर है, तो उसके साथ साथ जो उसकी स्पाउस होती है और फॉरेन ओरिजिन होती है, उसके अगर कोई माइनर चाइल्ड होता है, तो उसके साथ में सब उसके साथ बाध्य हो जाते हैं स्कीम के लिए, उस स्कीम के योग्य नहीं रहते। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, कि कैसे उसको कैंसिल किया जा सकता है। जैसे हमने सिटीजनशिप को लेकर देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कैंसिल कर सकती है, सेम केस यहाँ पे भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम को है जो कि किसी पर्सन के लिए स्पेशल कैंसिल कर सकती है। तो उसके विषय में जानेंगे। पहला है कि अगर जैसे कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर हो, अगर उसने ये ऑब्टेंड किया हो बाय फ्रॉड, फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेंड किया हो, कोई फॉल्स डिक्लेरेशन दिया हो, तो उस वो स्कीम के लिए बाध्य हो जाता है तभी से। दूसरा क्या होता है, अगर कोई जैसे ओसीआई कार्ड होल्डर है, अगर वो डिसअफेक्शन और डिसलॉयल्टी शो करता हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी डिसरिस्पेक्ट करता हो, तो वो स्कीम के लिए बाध्य हो सकता है, उसका कैंसिल कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट। तो थर्ड है, अगर ओसीआई कार्ड होल्डर है, वो ड्यूरिंग अगर इंडिया किसी समय वार में एंगेज हो और उस कंट्री के साथ अनलॉफुली ट्रेड करे और उस कम्युनिकेट करे कि उसको कुछ भी सीक्रेट दे, इंडियन आर्मी के, इंडियन गवर्नमेंट के कुछ भी सीक्रेट उनको प्रोवाइड करे, तो इंडियन गवर्नमेंट उसका ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम कैंसिल कर सकती है। और फोर्थ कंडीशन जो सेम सिटीजनशिप में भी थी, वो क्या है कि अगर ओसीआई कार्ड होल्डर, ठीक है, 5 साल के रजिस्ट्रेशन के बाद 2 साल के लिए कैद रहता है किसी भी कंट्री में, तो वो ओसीआई जो स्कीम है वो कैंसिल, ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम उसके लिए कैंसिल हो सकती है। और ये सब इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को बचाने के लिए, कि और फ्रेंडली रिलेशन होते हैं इंडिया के किसी दूसरी कंट्री को, उसको बचाने के लिए क्या होता है कि कई बार कोई जैसे किसी के साथ इंडिया अंगेज, युद्ध में अंगेज हो, और कोई पर्सन उस अब इंडिया के सीक्रेट उनको सोल को बेच दे कि भेज दे, तो क्या होता है कि उसकी इंडिया की इंटीग्रिटी हो गया, सोवरेनिटी को हर्ट होता है, इन को खतरा आता है। तो इसीलिए ये कुछ स्टेप हैं जो इंडियन गवर्नमेंट उठाती है। और साथ ही साथ एक और कंडीशन है, अगर उस शख्स की जिसके पास ओसीआई कार्ड होल्डर है कि मैरिज जो शादी की होती है, वो जो कोर्ट होती है वो डिसोल्व कर दे, मानने से इनकार कर दे कि ये मान्य नहीं है तब से। और दूसरा क्या होता है कि अगर वो उसकी शादी डिसोल्व नहीं हुई, बट क्या होता है कि वो दूसरे किसी शख्स के साथ शादी कर ले, तो इन दोनों कंडीशन में उसकी ओसीआई स्कीम होती है, कार्ड होल्डर स्कीम होती है, वो कैंसिल हो जाती है, वो बाध्य हो जाती है उसी एक कार्ड के लिए। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दिन के आखिरी टॉपिक में हम जानेंगे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बिल 2019 में पास हुआ था, और इसको लेके काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे। ये जानते हैं कि इसमें क्या था, क्या जिसके लिए इतने प्रोटेस्ट हुए, ये जानते हैं। तो क्या हुआ था ये 2019 में, जैसे सिटी नाम से ही मैं बता दिया था, तो 2019 में आया था, और पार्लियामेंट ने इसको दिसंबर 11 2019 में पास किया गया था, और उसके साथ साथ इसको प्रेसिडेंट की असेंट यानी कि प्रेसिडेंट की स्वीकार्य के लिए भेज दिया गया था 12 दिसंबर 2019 को। क्या होता है कि अगर कोई भी एक्ट इंडियन गवर्नमेंट पास यानी कि पार्लियामेंट पास करती है, तो उसकी प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है। ये अनिवार्य है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जब कोई बिल पास होता है, तो तब तक वो एक्ट नहीं माना जाता जब तक उसको प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिलती। तो इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया गया, जैसे जो फॉरेन इलीगल माइग्रेंट जो किसी गैर कानूनी तरीके से आए थे, वो जो 6 रिलीजियस कम्युनिटी से थे,
जिसमें हिंदू हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, क्रिश्चियन, और वे आए हों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। तो क्या होता है कि इन ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री हैं, यहाँ पे ये सब 6 कंट्री हैं, ये माइनॉरिटी में है। अगर वहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी पे जो मेजोरिटी कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पे वो अत्याचार करती है, तो उस अत्याचार से बचने के लिए क्या करते हैं कि वो किसी दूसरी कंट्री में शरण ले लेते हैं। तो ये अमेंडमेंट उनको कवर करता है, और साथ ही साथ ये उन पर एप्लीकेबल होता है जो दिसंबर 31 2014 से पहले पहले इंडिया में आए हो और यहाँ पे शरण ली हो। पर उसके साथ साथ जो इस एक्ट के प्रोविजन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया जो हमने शेड्यूल शेड्यूल 6 में आते हैं, उसमें असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और जो जैसे जैसे शेड्यूल 6 होता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे वैलिड नहीं करते। और उसके साथ साथ जिन एरिया में इनर लाइन परमिट एप्लीकेबल होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, वहां पे इस एक्ट के जो प्रोविजन है वो वैलिड नहीं होते। So friend, if you have any question, please comment below and please subscribe the channel. And thank you.